स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। लेकिन उससे पहले कि हम बुलेटिन स्टार्ट करें, आपको बुलेटिन की कुछ झलकियां दिखा देते हैं। सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर में आतंक पर कसे शिकंजे की। पुलवामा मुठभेड़ में एक आतंकी का सफाया हुआ है। इलाके में छिपे बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। दुर्गा मंत्र के साथ गोवा में ममता का चुनावी शंखनाद आपको दिखाएंगे। निशाने पर पीएम का है गंगा स्नान। बात राजस्थान की होगी, जहां पर मंत्री के बेटे की शादी में जमकर हर्ष फायरिंग हुई। ताक पर सुरक्षा और कानून। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शो 100 खबर। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली बॉर्डर से किसानों की घर वापसी की खबर के साथ। दरअसल आंदोलन खत्म करके ऐलान के हफ्ते भर गाजीपुर बॉर्डर से किसान घर लौटने लगे हैं। 383 दिन बाद आज गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की घर वापसी हो रही है। तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर लगभग खाली हो चुका है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसान वापसी की तारीख राकेश टिकैत ने 15 दिसंबर तय की थी। आज राकेश टिकैत सहित सभी किसान घर जाएंगे। खबर यह है कि थोड़ी देर में वहां हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, सब कुछ खाली नजर आ रहा है। हवन पूजन किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया कब शुरू होगी? देखिए, मैं सीधे आपको तस्वीरों पे ले जाता हूं कि हवन का कार्यक्रम समय गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है और जो मंत्र ऋचाएं हैं, मंत्रोच्चार है, उसके बीच में ये एक घर वापसी की जो औपचारिकता है वो पूरी की जा रही है। तमाम जो नेता हैं आज यहाँ से बॉर्डर खाली करेंगे, यहाँ से वापस घर की तरफ जाएंगे। राकेश टिकैत भी जाएंगे और ये एक तरीके से आज जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली इसको में सामान भरा जा चुका है और इसको ले जाया जाएगा घरों की तरफ किसानों के जरिए। आज यहाँ पर आमतौर पर जो संख्या कम हो गई थी, फिर से चहल पहल बढ़ गई है क्योंकि एक बड़ी यहाँ से जत्थे की शक्ल में तमाम किसान वापसी करेंगे। जगतार सिंह भाजपा है, आज का क्या कार्यक्रम है? आज पूरी तरह से मोर्चा खत्म। आज गाजीपुर मोर्चा पूरी तरह से खाली होगा। राकेश टिकैत जी और पूरा जो जत्था है आज यहाँ से रवाना करेगा सिसौली की तरफ को और ये हवन यज्ञ हो गया है। अब थोड़ी देर में यहाँ से रवानगी करेंगे। रवानगी की तैयारी है। आपको दिखाएं कि यहाँ पर ट्रैक्टर तैयार किए गए हैं, सजाया गया है, सामान पूरी तरह से पैक हो चुका है और यहाँ से पूरी किसानों का जो जत्था है यहाँ से रवाना होगा। ये आपको खास तौर पर हम जो ट्रॉली दिखाते हैं, ये कई दिनों तक राकेश टिकैत का एक तरीके से मेकशिफ्ट घर था। आज इसको भी खाली किया जा रहा है। इसमें भी पूरी स्थिति है कि यहाँ पर भी किसान अपनी पूरी रवानगी की तैयारी कर चुके हैं। तो यही आज तस्वीर देखने को मिल रही है नेहा कि यहाँ पर एक तरफ हवन चल रहा है, दूसरी तरफ सामान की पैकिंग चल रही है। तीसरी बात है कि राकेश टिकैत का इंतजार हो रहा है, जिन्हें एक तरीके से पूरे यहाँ से एक यात्रा निकाली जाएगी मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव तक, जहाँ से राकेश टिकैत आते हैं और लगभग 380 दिन हो गए हैं कि वो वापस अपने गांव नहीं गए हैं। तो पहली बार जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली के बॉर्डर पर, तो राकेश टिकैत घर लौटेंगे। तो वहाँ गांव में भी तैयारी है जश्न की कि किस तरीके से जो एक सफल किसान आंदोलन बताया जा रहा है, उसके बाद नेता घर लौटेंगे। और साथ ही कुमार, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि बाकी बॉर्डर्स खाली हो गए, आखिर में नंबर गाजीपुर बॉर्डर का क्यों आया? देखिए, इसमें दो बातें मुख्य तौर पर थी। एक तो पंजाब और जो हरियाणा के किसान थे उन्हें ज्यादा रास्ता तय करना था। गाजीपुर के जो किसान है उनका ये कहना था और राकेश टिकैत ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि एक तरीके से जो मोर्चे पर नजर रहेगी कि बाकी किसान सुरक्षित घर पहुंच जाएं, उसके बाद हम गाजीपुर बॉर्डर खाली करेंगे। और जो सरकार से भी सहमति बनी थी उसमें यही तारीख तय की गई थी कि 15 दिसंबर तक आपको सारे बॉर्डर्स खाली कर देने हैं। तो आज 15 दिसंबर की तारीख है
और 15 जनवरी तक यानी 1 महीने का समय दिया गया है किसानों की तरफ से सरकार को कि जो भी उनकी डिमांड मानी गई है लिखित तौर पर उसको पूरा किया जाए। तो आज से वो डेडलाइन शुरू हो रही है अगले 1 महीने की। 15 जनवरी को दोबारा संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होनी है, उसमें आगे क्या कुछ सरकार ने कार्रवाई की है उनके डिमांड्स पर उसको फिर से देखा जाएगा। तो ये तैयारी यही तारीख थी और इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर को सबसे आखिर में खाली किया गया कि पहले सिंगू, टीकरी और बॉर्डर के जो किसान वहां से चले हैं वो सुरक्षित घरों तक पहुंच जाए, फिर गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत और उनके समर्थक यहां से निकलेंगे और फिर घर पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आइए आपको सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। सोनीपत, कुंडली, सिंगू बॉर्डर पर खड़ी कंक्रीट की दीवार को कल गिरा दिया गया। यहां से किसान वापस लौट चुके हैं, लेकिन रास्ता अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। पुलिस के मुताबिक अभी 1 दिन और लग सकता है। हाईवे की साफ सफाई, गड्ढे को भरने में अभी समय लगेगा। ये सब वो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं जो इस आंदोलन के दौरान बनाए गए थे ताकि व्यवस्था को बरकरार रखा जा सके। प्रशासन दिन रात लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से वहां का माहौल खराब ना हो। बात अब काशी और अयोध्या की करेंगे। काशी में 2 दिन के प्रवास के बाद आज बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। यहां वो रामलला के दर्शन करेंगे और अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के निर्माण का जायजा लेंगे। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद अब बारी अयोध्या की है। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का दल परिवार समेत आज रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने वाला है। ये सभी विशिष्ट मेहमान हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये सभी लोग निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी अवलोकन करेंगे। जिस मंदिर के लिए उन्होंने कभी आंदोलन किया था उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। ये मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने आज से 25 साल 30 साल पहले अपने अपने क्षेत्रों में तरुणाई के अंदर अपने अपने राज्य के अंदर राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, मंदिर निर्माण के लिए और सड़कों पर व्यवहार किया है, आंदोलन किया है। ये सारे मुख्यमंत्री वैसे ही हैं। सोमवार को एक भव्य समारोह में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। कल बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्री सम्मेलन के लिए तमाम मुख्यमंत्री वाराणसी में ही थे। बारी बारी से सबने बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। दर्शन के बाद सबकी जुबान पर बस यही था कि पीएम मोदी ने अद्भुत काम को अंजाम दिया है। सचमुच में सब कुछ अद्भुत है। 350 साल पहले माँ अहिल्या देवी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से ये कॉरिडोर बना है, बाबा का कॉरिडोर। तो मैंने पहले भी 2014 में यहाँ मंदिर के दर्शन किए, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए मैं आया था। लेकिन इस बार का जो ये सारा दृश्य और जो मंदिर का एक रेनोवेशन हुआ है, और मैं समझता हूँ आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने लाखों करोड़ों शिव भक्तों की इच्छा को पूरा किया है और एक भव्य मंदिर का जो एक निकल करके आया उसमें से एक काशीवासी माननीय प्रधानमंत्री को निर्वाचित करके प्रधान सेवक के नाते काम करने का जो मोहर लगाया है, आज यहाँ आने के बाद ये दिखता है, एहसास होती है। और मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम पर और उत्तर प्रदेश वासी के ऊपर गर्व है। मन बहुत प्रसन्न हुआ। गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय योगी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से भारतवर्ष में इस काशी विश्वनाथ का फिर से एक बार जीर्णोद्धार और लोकार्पण किया है, मुझे लगता है कि हर भारतवासियों को यहाँ आने की उसकी आस रहेगी। काशी में जीवन में मैं 5-6 बार आया हूँ, लेकिन आज जो भव्य दिव्य दृश्य मैंने देखा ये अकल्पनीय है।
जब उस समय आया था और आज का जो काशी है, खास करके बाबा का मंदिर का, ये आप वर्णन नहीं कर सकता है। बहुत ही अकल्पनीय है, भव्य है, दिव्य है। तो जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्जीवित किया और जो काशी विश्वनाथ की पुरानी भव्यता थी उसको आज एक नए स्वरूप में लोकार्पित किया, यह भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकते हैं। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर, देखिए, ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया कि तमाम जो आला नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो एक दर्शनीय स्थल से दूसरे धार्मिक स्थल पर पहुंच सकें और वहां पर इस तरीके से पूरे प्रोग्राम को बनाया गया ताकि अयोध्या में जब ये पहुंचे तब वहां पर काम का जायजा ले सकें, वहां पर रामलला के दर्शन कर सकें। और क्योंकि अभी मंदिर बन ही रहा है तो ऐसे में वहां पर इनका पहुंचना ही बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, आज 11 राज्यों की सत्ता परम सत्ता के सामने अपनी आस्था निवेदित करने जा रही है और एक बार फिर से आज त्रेता युग में जीवंत होती दिख रही है रामनगरी अयोध्या। और जैसा कि आपने बताया, जो बीजेपी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हैं जो अयोध्या पधारने वाले हैं, इसके कई मायने भी हैं। फिलहाल अगर मैं अपडेट आपको टाइमिंग्स की दूं तो 11 बजे के बाद सबका आना शुरू हो जाएगा। जेपी नड्डा खुद भी 12 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन होने हैं, उसके बाद सरयू घाट में पूजा आरती होनी है, उसके बाद रामलला के दरबार में जाएंगे, वहां पूजन होगा। एलएनटी के जो इंजीनियर्स हैं वहां पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके बारे में भी इन सभी सीएम्स को, डिप्टी सीएम्स को जानकारी देने वाले हैं। पर यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से चीज सामने आती दिख रही है वो ये है, पहले काशी मॉडल और अब अयोध्या मॉडल को सामने लाना। तो यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी का फोकस एकदम साफ है, एकदम क्लियर है कि उन्होंने जितना काम अयोध्या में या उन्होंने जितना डेवलपमेंट काशी में किया है, चाहे वो मंदिरों का निर्माण हो, कॉरिडोर का निर्माण हो या रामलला के दरबार के इर्द गिर्द जो डेवलपमेंट हुआ हो, उसको लेकर आगे चलने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो एसपी चीफ अखिलेश यादव है वो जौनपुर में लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं, वहां भी भारी भीड़ उमड़ रही है। तो ये जो दौरा आज का मुख्यमंत्रियों का है, ये एक सियासी संदेश की तरह भी देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, क्योंकि अयोध्या रामलला एक तरह से आने वाले चुनाव में एक अहम मुद्दा रहने वाला है। काशी मॉडल अभी से पहले देखा है, प्रधानमंत्री ने इन सीएम्स के साथ बैठक भी करी थी कल ही काशी में, जहां पर यूपी का योगी आदित्यनाथ का मॉडल है उसकी उन्होंने तारीफ करी है। और जेपी नड्डा ने जैसा कि बताया, विकास कार्यों का पीएम मोदी ने जायजा लिया और आगे किस तरह से विकास को आगे बढ़ाना है उसको लेकर भी। और चंपत राय का जो बयान आया उसमें उन्होंने साफ करा, ये जितने सीएम्स हैं इन्होंने कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया है, अपने राज्यों में उन्होंने संघर्ष किया और आज ये वही सारे सीएम्स हैं जो आज वापस से रामलला का आशीर्वाद प्राप्त करने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया समर्थ, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखेगा, आगे भी लौटेंगे, आपके पास तमाम अपडेट्स लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के काशी दौरे पर बीजेपी और विपक्ष के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले अखिलेश के बयान पर बीजेपी भड़की, अब राहुल गांधी ने बीजेपी को आग बबूला कर दिया। इस दिव्य नजारे को पूरी दुनिया ने देखा। पूरा देश इस भव्यता को चकित होकर देख रहा था। जो नामुमकिन दिख रहा था वो साकार हो रहा था। जब देशवासी काशी के इस वैभव पर खुशियां जता रहे थे, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी नेताओं की भौएं तन गईं। मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजापतियों की 2-3 शक्ति है और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने इन लोगों को, जो जनता की आवाज है, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर
गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, और चाहे कोई भी ऐसे राजनीति करने वाले भाजपा विरोध में पागल हो गए लोग हों, माननीय मोदी जी के कार्यों को देख करके बौखला गए लोग हों, वह सारे लोगों को बाबा सद्बुद्धि ने यही प्रार्थना करके जाते। देखिए, अब आप क्या कह रहे हैं और वो कौन क्या कह रहा है, इसको आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। आखिर मोदी जी के एक प्रयत्नों से इस प्रकार का यह सारा हुआ है, तो मोदी जी का अगर चित्र दिखाया गया तो इसमें आखिर लोगों को एक आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए मैं तो स्वयं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उधर अखिलेश का पीएम मोदी पर काशी प्रवास वाला बयान भी बीजेपी के गुस्से का सबब है। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है। सपा भी चाहती है कि बीजेपी का नाम लो तो उसके बराबर से उसका नाम की तुलना हो। बसपा भी यही चाहती है कि बीजेपी का नाम लो, उसके साथ में उसकी तुलना हो। यहाँ तक का हैदराबाद से आए हुए भाईजान भी यही कोशिश करते हैं कि जितना जहर उगलो बीजेपी का नाम लेके कि बीजेपी से उनकी तुलना हो। बीजेपी की तुलना किसी से नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में एकमात्र संदेश है कि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। नंबर 2, 3, 4 के लिए ये सब आपस में लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पिछला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का टूटेगा और अप्रत्याशित परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश के आएंगे। 300 से ज्यादा सीटें, मैंने कहा ना, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश ने सफाई दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनके कहने का मतलब यूपी से बीजेपी सरकार की विदाई से था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बनारस के बारे में आपको कुछ जानकारी है, स्वाभाविक है, आप सब बात जानते हैं, बनारस लोग क्यों जाते हैं? आखिरी वक्त सरकार का है, ये सरकार जाने वाली है। समाजवादी पार्टी का और मेरा यही मानना है कि आखिरी वक्त पे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। यूपी की सियासत में चुनावी रंग तेजी से चढ़ने लगा है। तीखी बयानबाजी सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास कराने लगी है। जौनपुर से प्रीति चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, वाराणसी आज तक। तो पीएम मोदी के काशी दौरे पर निशाना सिर्फ राहुल अखिलेश नहीं साध रहे, बल्कि इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हो गई हैं। ममता कल गोवा में थी। उन्होंने एक रैली में आरोप लगाया कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव के वक्त भगवान की याद आती है। चुनावी जंग का मैदान बदल गया, लेकिन तेवर वही। गोवा की सभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो पहुंची थीं अपने मिशन गोवा को धार देने के लिए, लेकिन यहां भी वही अंदाज, मानो पश्चिम बंगाल के चुनाव अभियान का एक्सटेंशन हो। सभा में ममता ने गोवा से ज्यादा बात पीएम मोदी पर की। वाराणसी के ललिता घाट में पीएम मोदी के गंगा स्नान से लेकर केदारनाथ में मोदी के ध्यान तक ममता ने वार किया। हम लोग वोट का टाइम में गंगा में पूजा नहीं करते हैं, वोट का टाइम में जाके मोदी जी ने डूब दिया। वोट आता है तो वो कुछ करते हैं, वोट आते हैं तो कभी उत्तराखंड में मंदिर में बैठ जाता है तपस्या करने के लिए, वोट आते हैं तो खुद अपने प्रवेश हो जाता है। हमारा एतराज नहीं है, करने तो उसका फ्रीडम है, लेकिन पूरा सब कहा है देश में गंगा बहते हैं और देश में गंगा पे यूपी गवर्नमेंट कोविड का डेड बॉडी फेंक देता है। गंगा माई को अपवित्र किया है, कितना कोविड में मरा है उसका कोई नंबर नहीं रखने के लिए गंगा में फेंक दिया। जो गंगा का पानी को हम लोग पवित्र बोलता है, गंगा को माई बोलता है। जो देश में गंगा कहते हैं तो देश में बीजेपी लोगों ने कोविड का डेड बॉडी फेंक दिया। ममता बनर्जी ने टीएमसी पर बंगाली पार्टी होने के ठप्पे पर भी सवाल उठाया। अगर एक बंगाली नेशनल एंथम लिखता है तो बंगाली गोवा में नहीं जा सकता है। गांधी जी को हम लोग नेता मानते हैं, कभी सोचा क्या गांधी जी बंगाली है, न नॉन बंगाली है, न गोवाड़ी से, न यूपी का है। देश का नेता वही होता है जो सबको लेकर चलते हैं, इसको देश को नेता बुलाता है। ये लोग क्या देश का नेता बनेगा? आप
गोवा गुजरात से नहीं चलेगा, गोवा दिल्ली से नहीं चलेगा, गोवा का आदमी गोवा चलाएगा, ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनौती को ध्वस्त करने के बाद ममता बनर्जी ने गोवा को अपने विस्तार का क्षेत्र बनाया है। वहां अगले साल चुनाव है। गोवा में पैठ बनाने के लिए वो बार बार यहां का दौरा कर रही हैं। लोगों के बीच गोवा और पश्चिम बंगाल की समानता की बात कर रही हैं। We have the Mohammedan Club, Mohammedan Sporting, East Bengal Club, Mohammedan Club, and so many. We love football, you love football. We love peace, you love peace. We love folk songs, you love folk songs. The similarity is there. You have a sea, we have a sea. Your sea is beautiful, colorful. The international tourists used to come. आते हैं, आपको गोवा में कितना सी बीच है, हमारा उधर में भी एक सी बीच है, हमारा दीघा है, हम उसको डेवलप किया। पश्चिम बंगाल में सत्ता बरकरार रखने के बाद ममता टीएमसी को पश्चिम बंगाल के बाहर ले जाने को बेताब थी। इससे पहले त्रिपुरा के निकाय चुनाव में टीएमसी पूरी आक्रामकता से उतरी थी, हालांकि कामयाबी नहीं मिली। अब देखना दिलचस्प होगा कि गोवा में ममता का जादू कितना चलता है। आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट की। महाराष्ट्र और दिल्ली से ओमिक्रॉन पर चौंकाने और डराने वाली रिपोर्ट आई है। देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर अब 6 हो गए हैं, जबकि देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 28 केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 8 नए मामलों के साथ ओमिक्रॉन के ताजा विस्फोट की खबर है और देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र पहले से ही हाई अलर्ट पर था। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले तमाम यात्रियों पर तगड़ी निगरानी रखी जा रही थी। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन जैसे विस्फोट सा हो गया। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक साथ ओमिक्रॉन के 8 नए केस सामने आए और इस तरह से महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन के इन 8 मामलों में से 7 मुंबई में है और बड़ी बात यह भी है कि इन 8 लोगों में से 7 लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, जबकि एक का टीकाकरण नहीं हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 28 केस आ चुके हैं। राजस्थान में 13, गुजरात में 4, कर्नाटका में 3, दिल्ली में 6, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1 और इस तरह भारत में अब तक ओमिक्रॉन से कुल 57 केस हो चुके हैं। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। पंकज, अब देखिए महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वो आंकड़ों के मामले में सबसे ज्यादा डराने वाली है। किस तरीके के एहतियातन इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि ये केसेस बढ़े ना? किस तरीके से क्वारंटीन हो रहा है, कन्फाइनमेंट हो रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए नेहा, सही बात है, 28 केस आ गए हैं राज्य में। इसमें से मुंबई में ही 12 केसेस हैं, पिंपरी चिंचवाड़ में 10 हैं, पुणे में 2 हैं, उसके साथ साथ कल्याण, डोंबिवली, नागपुर, वसई विरार और लातूर, यहाँ पर एक केस है। अब सबसे पहले जो सतर्कता बरती जा रही है वो एयरपोर्ट ही है। जो हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं, एट रिस्क कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अच्छे तरीके से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करी जा रही है, RT-PCR उनका किया जा रहा है। तो BMC इस मामले तो बिल्कुल सतर्क है। साथ ही साथ BMC ने यह भी कहा है कि डबल वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा इस वक्त जोर देना पड़ेगा। जो लोग फॉरेन से आ रहे हैं उनको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि वो कहीं ऑफिस में ना जाएं, लोगों से ना मिलें। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको खुद अपनी तरफ से भी ध्यान देना पड़ेगा। अब साथ ही साथ BMC ने यह भी कहा है कि जैसे जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई गाइडलाइंस देगी वो उसका पूरा पालन करेगी। उनके जो डायरेक्शंस होंगे वो स्ट्रीमलाइन होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के साथ साथ।
एक काम ये भी कर रही है कि वैक्सीनेशन पे, जैसा मैंने कहा कि बीएमसी बहुत ज़्यादा जोर डाल रही है, तो अब नाइट वैक्सीनेशंस भी बीएमसी ने शुरू कर दिया है। हर वार्ड में नाइट वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए गए हैं, यानी शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक हॉकर्स के लिए, स्लम ड्वेलर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो लोग हैं उनके लिए, या फिर वो लोग जो काम करते हैं लेकिन छुट्टी नहीं ले सकते हैं, उनके लिए भी ये नाइट कैंप्स खासा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब मुंबई की मैं और बात करूं तो करीब 80% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों वैक्सीन की डोज लग गई हैं। इसलिए क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि आम जनता जो कर सकती है वो 2 ही चीज़ हैं। सबसे पहले तो डबल वैक्सीनेशन हो, और दूसरा ये कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर वक्त उसका पालन हो, यानी पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर मुंबई में तो चप्पे चप्पे पर सिटी मार्शल्स हैं और अच्छा खासा जुर्माना लगाया जा रहा है। अगर आपने पब्लिक प्लेसेस में मास्क भी नहीं पहना है तो 500 रुपए का जुर्माना है। गाड़ी के अंदर, प्राइवेट व्हीकल्स में अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो जो ट्रैवल कर रहा है साथ साथ ड्राइवर को भी है। बस के अंदर तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना है, और एस्टेब्लिशमेंट में अगर नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। तो बीएमसी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार का कहना है वो सतर्क है, लेकिन वो लोगों से भी अपील कर रही है कि उनको भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। और ये बात याद रखें, जो तो हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बार बार कह रहे हैं, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है। मुंबई में कल फिर से 200 से ऊपर नए कोविड केसेस आए हैं। 15 अभी भी एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स हैं। महाराष्ट्र में भी कल 600 से ज्यादा कोविड केस आए हैं। तो ऐसा नहीं है कोविड का खतरा भी कम हो गया। तो एक तरफ कोविड का खतरा बरकरार है, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल हमने देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डीजी ने भी किस तरीके से कहा था कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन का फैलाव तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। बीएमसी का कहना है अपनी तरफ से पूरा सतर्क है, लेकिन बार बार वो आम जनता से अपील कर रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कोविड नियमों का वो हर कीमत पर पालन करे। जी।